नमस्कार दुनिया को जिस चीज़ का डर था आखिरकार वही हुआ। युद्ध शुरू हो चुका है यूक्रेन और रूस के बीच। दोस्तों, क्या यह तीसरे विश्व युद्ध की आहट है? क्योंकि इसी तरह कुछ हुआ था दूसरे विश्व युद्ध में और उसके बाद भयानक परिणाम देखने को मिले थे। क्या यह तीसरे विश्व युद्ध की आहट है? क्योंकि जिसके साथ यूक्रेन की भिड़ंत है रूस, वह परमाणु संपन्न देश है और इस पृथ्वी में सबसे ज़्यादा उसी के पास परमाणु हथियार हैं। तो क्या यह तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत मानी जा सकती है? और आखिर इसके क्या क्या परिणाम देखे जा सकते हैं पूरी दुनिया में, और भारत को इससे क्या नुकसान है, और ये युद्ध आखिर किन कारणों की वजह से शुरू हुआ? आज इस वीडियो के माध्यम से हम इन तमाम चीज़ों के बारे में जानेंगे। दोस्तों, जब हम लोग स्कूल जाते थे तो हमें स्कूल में पढ़ाया जाता था कि जो विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ति है वो है अमेरिका। कहीं भी अगर युद्ध हो या कोई भी देश खतरे में हो, वहाँ युद्ध के जैसे हालात हैं, तो अमेरिका वहाँ इंटरफेयर करके वहाँ की सिचुएशन को सही कर देता था या वहाँ के लोगों को सुरक्षित करता था या जो देश कमज़ोर है उसकी सहायता करता था। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि जो ये युद्ध हुआ है दो देशों के बीच में, यूक्रेन और रूस के बीच में, इनकी जड़ी अमेरिका है, तो आप क्या सोचेंगे? जी हाँ दोस्तों, यही हुआ कुछ। इन दोनों के युद्ध के बीच का जो कारण है वह बिल्कुल अमेरिका है। क्योंकि दोस्तों, जो युद्ध के मेन शुरू होने का जो कारण है वो है नाटो। ये नाटो एक ग्रुप है दोस्तों, इसे मेनली नाटो के नाम से जाना जाता है। यह है यूरोप की एक संस्था है दोस्तों। जो देश कमज़ोर होता है या जिसकी सीमा बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है, जैसे यूक्रेन की सीमा रूस से लगी हुई है, तो रूस एक बहुत पावरफुल देश है कंपैरिजन टू यूक्रेन। तो नाटो एक ऐसी संस्था है दोस्तों, उसकी एक अपनी पर्टिकुलर सेना होती है, सभी कंट्री के मिला के वो उन देशों में अपनी सेना को स्थापित करता है या उनके बॉर्डर में अपनी सेना स्थापित करता है। यही कुछ हुआ था। यूक्रेन नाटो के ग्रुप में शामिल होना चाहता था और उसे जो प्रेशराइज किया गया था वो था अमेरिका की तरफ से। अमेरिका उसे शामिल कराना चाहता था ज़बरदस्ती नाटो में, ताकि वो रूस की सीमा के नज़दीक जा सके और पूरी निगरानी कर सके। लेकिन रूस को ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं था, क्योंकि रूस अपनी जो संप्रभुता है, अपने देश की जो सिक्योरिटी है, उसके अगेंस्ट नहीं जाना चाहता था, वो खिलवाड़ नहीं करना चाहता। उसे पता था कि अमेरिकी एक बहुत जासूसी देश है, अगर वो हमारे नज़दीक आ गया तो ये हमारे लिए खतरा है। इसलिए रूस हमेशा विरोध करता था यूक्रेन के लिए कि यूक्रेन वाले वहाँ ना जाएं, नाटो में शामिल ना हो। लेकिन दोस्तों, यूक्रेन के जो नए राष्ट्रपति थे उनने ये साफ कर दिया कि हम नाटो में शामिल होना चाहते हैं। उन्होंने शामिल होने की इच्छा जता दी। रूस के लाखों मना करने के बाद भी वो ज़बरदस्ती नाटो में शामिल होना चाहते थे। और उन्हें उकसा कौन रहा था? अमेरिका। क्योंकि दोस्तों, अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडन, उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति को बोला कि भले युद्ध हो या कुछ भी हो, कोई भी पैनिक माहौल हो आपके वहाँ, तो हम आपका पूरा सपोर्ट करेंगे। आप आगे बढ़ो, डटे रहो, हम बिल्कुल आपके साथ हैं। आपको आर्थिक रूप से वह हथियार भी सप्लाई करेंगे, आपको सैनिक भी देंगे। लेकिन दोस्तों, जब रूस ने साफ कर दिया कि भले कोई भी आ जाए तो वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हम युद्ध करेंगे, तो अमेरिका भी पीछे हो गया। क्योंकि दोस्तों, अमेरिका एक बहुत चालाक देश है, वह खुद पीछे रह के दूसरे देश को आगे करता है। भारत का आखिर इस युद्ध के बीच में स्टैंड क्या है? आखिर भारत किसकी तरफ है? क्या वो रूस की तरफ है या यूक्रेन की तरफ? क्योंकि दोस्तों, ये सभी द्वारा पूछा जा रहा है कि आखिर भारत सरकार का स्टैंड क्या है। दोस्तों, सबसे पहले हम बताएं कि भारत एक डिप्लोमेटिक कंट्री है। वो किसी भी देश के साथ उसके डिप्लोमेटिक जो रिलेशन है वो काफ़ी अच्छे हैं। अगर हम रूस की बात करें तो रूस के साथ भारत के सबसे पुराने डिप्लोमेटिक जो हैं रिलेशन है। और भारत में जो है 40% से ज़्यादा जो हथियारों की सप्लाई की जाती है वो रूस से की जा सकती है। रूस से हथियारों की सप्लाई के साथ साथ जो क्रूड ऑयल है और जो कच्चा तेल है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में रूस से सप्लाई किया जाता है भारत में। और वहीं दोस्तों, यूक्रेन के साथ भी भारत के अच्छे रिलेशन हैं। हालांकि जो संयुक्त राष्ट्र में जो यूक्रेन भारत के अगेंस्ट वोटिंग करता है वह यूक्रेन को थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन दोस्तों, ये एक जो मामला है वो बातचीत के द्वारा ही सुलझाया जा सकता है। ये भारत सरकार ने आगे ही साफ कर दिया था कि दोनों देश मिलकर आपस में बातचीत करके ये मामला सुलझा सकते हैं। ये युद्ध किसी भी बातचीत का हल युद्ध नहीं होता। युद्ध से किसी भी बातचीत का हल नहीं निकाला जा सकता। अगर आपको हल निकालना है तो आपको आपस में बैठ के जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उन्हें सही करनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, फिर भी दोनों देश के बीच में युद्ध हो चुका है। और दोस्तों, बात आती है कि आखिरकार इस युद्ध के होने से भारत को क्या नुकसान है? क्योंकि कई लोग सोचते होंगे कि यार, युद्ध तो भारत से 4000 किलोमीटर दूर हो रहा है, ना यहाँ गोला आएगा, ना बारूद आएगा, ना मिसाइल आएंगे, तो इससे भारत को क्या नुकसान होगा? लेकिन दोस्तों, जब भी
भी कोई युद्ध होता है, भले वो दो देशों और दो सीमाओं के अंदर होता हो, लेकिन उससे पूरी दुनिया के ऊपर बुरे परिणाम होते हैं और पूरी दुनिया को उसके परिणाम भुगतने पड़ते हैं। यही हुआ था कुछ दूसरे विश्व युद्ध के बाद, जो पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी व भुखमरी छा गई थी। इसी प्रकार से दोस्तों इस युद्ध के बाद भी भारत को कई नुकसान हो सकते हैं। भारत को महंगाई का सामना करना पड़ सकता है, इन्फ्लेशन जो रेट है वो बढ़ सकता है, क्योंकि दोस्तों जो भारत में कच्चा तेल सप्लाई किया जाता है वो कहीं ना कहीं रूस से भी किया जाता है। औजारों की सप्लाई होती है वो भी रूस से की जाती है, और उसके बाद जो क्रूड ऑयल होता है वो भी रूस से भारी मात्रा में सप्लाई किया जा सकता है। तो अगर युद्ध जारी रहा तो सप्लाई चेन में फ़र्क पड़ सकता है, या उसकी जो रेट है वो बढ़ सकते हैं। अगर रेट वहाँ बढ़े तो लाजमी सी बात है 10 या 12 रुपये महंगा हमारा तेल भी हो सकता है, वो भी कुछ ही दिनों में। और वहीं दोस्तों यूक्रेन से भी कई चीज़ें सप्लाई की जाती है, जिनमें मस्ट इम्पॉर्टेंट है सूरजमुखी का तेल, क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा सूरजमुखी का तेल निर्यात किया जाता है, वो निर्यात किया जाता है यूक्रेन से। अगर वहाँ युद्ध जारी रहा तो सूरजमुखी का तेल नहीं आएगा और जो मार्केट में जो स्टॉक है उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी और इन्फ्लेशन का शिकार हो जाएंगे पूरे इंडिया वाले। इसी प्रकार पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन का प्रभाव हो सकता है और आर्थिक मंदी छा सकती है।